हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ दिल्ली करंट अफेयर्स। चलिए तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हम फटाफट से उसको देख लेते हैं। पहला जो है वो सी लायंस के बारे में। अभी हो क्या रहा है, एक जगह है, जो जगह है वो है कैलिफोर्निया का कोस्ट। उस कोस्टल रीजन में एक हार्मफुल एल्गीज देखे गए हैं, काफी ज्यादा एल्गल ब्लूम देखा गया है, मतलब उन एल्गीज की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से वहां पर रिलीज हो रहा है न्यूरोटॉक्सिन, यानी कि डोमोइक एसिड। बहुत ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली फॉर दी सी लायंस। यहाँ पे आप देख सकते हो सी लायंस जो कि कोस्टल एरियाज में आ चुके हैं, क्योंकि पानी में एल्गी का जो ब्लूम है वो बहुत ज्यादा हो गया है, वो इन्हें हार्म कर रहा है। राइट, इसीलिए ये जगह न्यूज में आ गई है। अब जो सी लायन है, इनके हैबिटेट के बारे में भी जान लो। ये नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशन में रहते हैं। कैलिफोर्निया कोस्ट को भी आप देखोगे ना, तो वो पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। सी लायंस का लाइफ स्पैन है 20 से लेकर के 30 ईयर्स तक इनकी लाइफ होती है। अब जो डोमोइक एसिड रिलीज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है? इससे हीट वेव का खतरा है, मसल में ट्रेमर का खतरा है, और इनका बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज देखने मिला है। मतलब इनका जो बिहेवियर है वो काफी अग्रेसिव हो चुका है। नॉट ओनली फॉर सी लायंस, ये जो डोमोइक एसिड है ये ह्यूमंस पे भी बैडली इम्पैक्ट डाल सकता है। लाइक ह्यूमंस में नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मेमोरी लॉस तक हो सकता है। अब जो सी लायंस है ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है, तो डेफिनेट सी बात है कि इनका कोई ना कोई तो रोल होगा ही होगा। ये बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। अगर पानी में पॉल्यूशन हुआ तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो इन्हें हार्म करेगा। राइट, तो अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब आप समझ जाओगे कि इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है। तो इकोसिस्टम हेल्थ इंडिकेटर के फॉर्म में सी लायंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कैलिफोर्निया कोस्टल एरिया जो कि पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, और सी लायंस के बारे में याद रहेगा। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, ये भी एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। एक नेशनल पार्क, जिस नेशनल पार्क का नाम है फांगपुई नेशनल पार्क। यहाँ पर अभी जंगलों में इसकी आग लग गई। अब ये नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो मिजोरम का ये नेशनल पार्क है। सबसे पहली बात तो लोकेशन आपको याद रखनी है। साथ ही ये लोकेटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो लुआंग तलाई डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, उस डिस्ट्रिक्ट में फांगपुई नाम का नेशनल पार्क लोकेटेड है। फांगपुई नेशनल पार्क को हम लोग ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर एक रेंज है ब्लू माउंटेन नाम की। उसको हम लोग फांगपुई रेंज भी कहते हैं। राइट, इसी वजह से इस नेशनल पार्क का भी नाम पड़ा है। अब जंगलों में आग लग गई है, तो लोकेशन के हिसाब से ये नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो हमसे फांगपुई नेशनल पार्क की लोकेशन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये मिजोरम में लोकेटेड है। मिजोरम कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसकी कैपिटल कैपिटल क्या है? एजावल। फ्लोरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स मिलेंगे, ऑर्किड के फ्लावर्स मिलेंगे। ट्रीज की अगर बात करोगे तो ओक मिलेगा। बर्ड्स की अगर बात करोगे तो ट्रेगोपन मिलेगा, ह्यूम्स पीजन मिलेगा, जो कि स्टेट बर्ड भी है मिजोरम का। राइट, याद रखना। और फांगपुई नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो वो ईयर है 1992। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ से याद रखोगे। मिजोरम की कैपिटल भी मैंने बता दी, एजावल। राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये तो आपको पता ही है। इसे किसी और नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, न्यूज में था तो पूछ सकता है। अगला जो न्यूज है वो भी एक बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। इसका जो टाइटल है ना, ये मेरे नाम से मिलता है। तो क्या नाम है इस स्पीशीज का? थाइफ्लोपेरिपेटस विलियम सोनी सोनी, ये है ना। तो एक्चुअली ये जो स्पीशीज है, ये इंडियन रिसर्चर्स ने इसको रीडिस्कवर किया है। मतलब पहले ये पाए जाते थे, पर ये इन्होंने फिर से इसको रीडिस्कवर किया है। नाम याद रखना, टाइफेलो पेरिपेटस विलियम सोनी। साथ ही ये एक स्पीशीज है वेलवेट वॉर्म की। मतलब ये एक क्या है? वॉर्म। तो अगर आपसे क्वेश्चन बना तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि ट्राइफाइलो पेरिपेटस विलियम सोनी एक स्पीशीज है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? तो याद रखना, ये वेलवेट वर्म है। और 111 साल के बाद रिसर्चर्स ने इसे फिर से ढूंढा है। कहाँ पर ढूंढा है? सियांग वैली में। सियांग वैली कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हैबिटेट की अगर बात करो तो ये वर्म मॉइस्ट हैबिटेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन सब रीजन में पाए जाते हैं। साथ ही ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के एंडेमिक है। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? मतलब कोई ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलरली उसी रीजन में पाई जाती है, उसे एंडेमिक कहते हैं। राइट, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में भारत के काफी देखे जाते हैं। और 111 साल के बाद रिसर्चर्स ने इन्हें फिर से स्पॉट किया है। साथ ही
अगर आप देखो तो ये एक इंटरमीडिएट फीचर दिखाते हैं बिटवीन एनिलेट्स एंड एंथ्रोपोडास। अगर जो बायोलॉजी पढ़ता होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के किंगडम्स को उन्होंने स्टडी की होगी। तो ये एनिलेट्स और एंथ्रोपोड्स दोनों के बीच के कैटेगरी के कुछ फीचर्स रखते हैं। ये यूज करते हैं स्टिकी स्लाइम का टू ट्रैप प्रे। अगर इन्हें अपना शिकार करना होता है तो एक ये स्टिकी स्लाइम जैसा कुछ चीज रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से और उसकी हेल्प से ये लोग अपने शिकार को ट्रैप करते हैं। कहाँ-कहाँ पर ये पाया जाता है? क्या केवल इंडिया में ही पाया जाता है? सो आंसर इज़ नो। ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया इन सब जगहों पर भी देखने मिलता है। इससे क्या पूछा जाएगा कि ये स्पीशीज़ अभी न्यूज़ में थी, ये है क्या? तो ये एक वर्म है, ज़रूर याद रखना, राइट? बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि एक फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक फेस्टिवल जिसका नाम है कलाम एंड कवच 2.0 को होस्ट किया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये एक डिफेंस का लिटरेचर फेस्टिवल है। सबसे पहली बात तो ये डिफेंस का लिटरेचर फेस्टिवल है, आपको ये याद रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया, कब होस्ट किया गया? 15th ऑफ अप्रैल को। सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा होगा, कलाम जी का नाम इसमें आया है, तो डेफिनेट सी बात है, ये डेडिकेटेड है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनके पास है, उनका क्या नाम है? राजनाथ सिंह जी ने। होस्ट किसने किया है? पेंटागन प्रेस ने इस पूरे फेस्टिवल को होस्ट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब भी नाम आता है, तो हम पटना, ये जो 5 मिसाइल्स हैं, इनको ज़रूर याद रखते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र। बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का डिफेंस के सेक्टर में, राइट? उन्होंने ही जितनी भी चीज़ें, अगर हम डेवलपमेंट का एक नया ज़रिया देखने अगर हमें मिलता है, तो उसमें कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए ये फेस्टिवल को न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। आई होप सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखोगे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ जो कि एक डे से जुड़ा हुआ है, दैट डे इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे। यूनेस्को यूनेस्को जिसे फॉर्म किया गया था 1945 में लंदन में, इसने अपना काम करना शुरू किया था 1946 से और एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। पेरिस वही जगह है जो कि सीएन रिवर के किनारे लोकेटेड है और पेरिस यूरोपियन कंट्री है। यूनेस्को की जिम्मेदारी है कि वो कंजर्व करे जितने भी हेरिटेज साइट है ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी हेरिटेज और मॉन्यूमेंट साइट्स हैं उन सभी को कंजर्व करने की जिम्मेदारी यूनेस्को की है, राइट? तो यूनेस्को ही सेलिब्रेट करता है 18th ऑफ अप्रैल को एज इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट साइट्स या वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। साथ ही हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 49 मेंशन है जो ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हेरिटेज साइट्स को सेव करे। आप अगर कहीं भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह में घूमने जाते होगे तो दीवारों पे आपको बड़ी कलाकारी देखने मिलती होगी, है ना? दिस लव्स दैट और इतना बड़ा सा तीर बना देते हैं ये लोग हार्ट में। तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, हमारी धरोहर हैं, जिन्हें सेव करने की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है, राइट? तो इसीलिए यूनेस्को काम करता है और थीम अगर आप देखोगे 2025 की तो वो है प्रिजर्विंग हिस्ट्री, वन जर्नी एट अ टाइम, ये थीम है। और एट प्रेजेंट 43 यूनेस्को के साइट्स इंडिया से जोड़े गए हैं। जो रिसेंट में जोड़ा गया है दैट इज मोइडाम, जो कि एक माउंट बरियल है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। ये सबसे हाल ही वाला है, 43rd नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, अभी बहुत सारे ना टेंटेटिव लिस्ट में भी रखे गए हैं। अगर उनमें से कुछ आएगा तो फिर हम डेफिनेटली न्यूज में कवर अप करेंगे। अगला ये भी एक दिवस है, बीएसई, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक्स। जिसने भी पढ़ी होगी उसने जरूर इसका नाम सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी शुरुआत एक बैनियन ट्री के नीचे हुई थी, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे इसको शुरू किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 17th ऑफ अप्रैल 1875 के टाइम में। और किसने इसे स्टैब्लिश किया था? प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा। और अब 2025 में इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में। और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है। सेलिब्रेट किसने किया ये दिवस, इस पूरी जर्नी को किसने सेलिब्रेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने। अगर पूरी दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो वो है एम्स्टरडेम का स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पर है? यूरोप में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखते होगे किसी भी चीज का रेट हाई हो रहा है, लो हो रहा है, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, तो वो सब यहीं पर आपको देखने मिलता है ना? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शेयर मार्केट में।
अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक एनिवर्सरी है। हमारे रेलवे मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी ने सेलिब्रेट किया है 172nd एनिवर्सरी इंडिया के पहले ट्रेन जर्नी की। हमारे भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी कब? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, जब लॉर्ड डलहौजी जो थे वो वाइसरॉय थे। इनके टाइम पर पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। टोटल इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप किया था। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इस ट्रेन को चलाया था, बट स्टिल पहली ट्रेन चली तो थी। उसी की एनिवर्सरी मनाई जा रही है और 2025 में इसकी 172nd नंबर की एनिवर्सरी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेलिब्रेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके हाथ में है एट प्रेजेंट? अश्विनी वैष्णव जी के। जब ये ट्रेन चलाई गई थी उस टाइम पे 3 स्टीम इंजन्स चलाए जाते थे। 1853 की बात मैं कर रही हूँ। उन तीनों स्टीम इंजन्स के नाम थे सुल्तान, सिंध, साहिब, है ना? और अगर एट प्रेजेंट आप देखोगे तो रेलवे ने बहुत तरक्की की है। एट प्रेजेंट टोटल 18 जोन मिलते हैं आपको रेलवे के। 68 किलोमीटर 68,584 किलोमीटर का पूरा एरिया रेलवे ट्रैक के द्वारा कवर अप किया जाता है। तो देख सकते हो कि रेलवे ने कितनी तरक्की की है ना? लॉन्गेस्ट ट्रेन की अगर बात की जाए तो वो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4200 किलोमीटर की जर्नी को कवर अप करता है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो ये है हुबली का प्लेटफॉर्म। गोरखपुर वाला प्लेटफॉर्म अब लॉन्गेस्ट नहीं है, ये अपडेट हो चुका है। हुबली जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, वहां के स्टेशन का प्लेटफॉर्म इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। राइट, याद रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स से। रिसेंटली सीनियर मेन हॉकी चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कौन सी टीम ने जीत दर्ज की? पंजाब ने जीत दर्ज की। पहला एडिशन सीनियर मेन हॉकी टीम का कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 2011 में, और इस टाइम पे जीता था हरियाणा ने इस कप को। 2024 में तमिलनाडु में इस कप को होस्ट किया गया, इस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया, और इसे जीता गया था 2024 में ओडिशा के द्वारा। और अब 2025 में 15वां एडिशन आप यहाँ देख सकते हो, 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। इसको जीत लिया है पंजाब ने। हराया किसको है? मध्य प्रदेश को। होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट भी मध्य प्रदेश ही कर रहा था। एमपी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसे होस्ट किया जा रहा था, और पंजाब ने इसमें जीत दर्ज कर ली है। तो आपको बस याद रखना है किसने जीता है, किसे हराया है, पहला एडिशन कब खेला गया, उसमें किसने जीता था, और लास्ट एडिशन है ना 2024 में उड़ीसा ने जीता था, तमिलनाडु में से होस्ट कराया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखोगे आप। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे अब क्वेश्चंस उतने बनते नहीं है, बट फिर भी इंडियन प्लेयर आए हैं इसलिए जानना ज़रूरी है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का अनाउंसमेंट किया गया है बाय आईसीसी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो दुबई में लोकेटेड है, और इसे फॉर्म किया गया था 1909 में, है ना? तो प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस की कैटेगरी से बन चुके हैं श्रेयस अय्यर। क्रिकेट लवर्स बहुत अच्छे से इनका नाम जानते होंगे। तो ये मार्च मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और अगर फीमेल की कैटेगरी में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की एक बैटर जिनका नाम है जॉर्जिया वोल, इनको ये टाइटल दिया गया है। राइट, वन लाइनर है, आप ऐसे याद रख सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि केरला बन चुका है सबसे पहला स्टेट भारत का जहाँ पर 100% डिजिटल लिटरेसी को अचीव कर लिया गया है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप बेहतर तरीके से जानते हो कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी हमें केरला का ही देखने मिलता है। कितना है वो भी? 96.2%। और साथ ही केरला अब तो फुल्ली डिजिटली लिटरेसी रेट वाला स्टेट भी बन चुका है। केरला का कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। सबसे कम लिटरेसी रेट हमें कहाँ देखने मिलती है? बिहार में। बट स्टिल सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन कहाँ हमें देखने मिलते हैं? बिहार में, है ना? टॉपर्स हमेशा देखते हो आप बिहार से ही आते हैं। और इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है डिजी केरला नाम से। तो अब केरला बन चुका है डिजी केरला, याद रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। कल का जो सेशन होगा संडे वाला, वो पूरा वीकली एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे सेशन तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोग पूरा सेशन देखते ही नहीं है, बट स्टिल डेली कंटिन्यूएशन में आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल द कंटेंट। बट आप टेंशन नहीं लो, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है? वो रील के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में, या पूरे पूरे लेक्चर के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं तो डिलीवर होगा ही होगा। सो टेंशन नॉट, एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।